नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं जय भारत ऑनलाइन क्लासेस भीलवाड़ा। दोस्तों, आप और हम हिंदी भाषा से संबंधित अपने बिंदु चल रहे थे और हिंदी भाषा की हमने उत्पत्ति, उसका उद्भव, विकास और वर्ण से संबंधित जानकारियां पढ़ रहे थे, जिनमें अपना स्वर वर्णों से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो चुका, जिसके हमने 5 प्रकार से वर्गीकरण किए। और आज का जो हम बिंदु लेने जा रहे हैं वो होगा अपना व्यंजन वर्णों का। अर्थात स्वर वर्ण किसे कहते हैं हम, कि ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं। और व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, जो स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होती हैं या जो किसी अवरोध, बाधा या रुकावट की सहायता से उच्चारित होती हैं, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। आज हम बात करेंगे व्यंजन वर्णों की। और व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे हम, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, इस विषय पे बात करेंगे हम। तो हम बिंदु होगा अपना व्यंजन वर्ण। क्या होंगे? व्यंजन वर्ण। दोस्तों, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं हम, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, क्या होते हैं व्यंजन वर्ण, क्या होंगे व्यंजन वर्ण? परिभाषिक दृष्टि से देखें हम कि व्यंजन वर्ण वे ध्वनियां होती हैं जो परतंत्र होती हैं, अर्थात दूसरों की सहायता से उच्चारित होती हैं। अर्थात उनके उच्चारण में कोई बाधा या रुकावट आती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो आप परिभाषा लिखिए व्यंजन वर्णों की। परिभाषा हम कह सकते हैं कि व्यंजन परतंत्र ध्वनियां होती हैं, परतंत्र ध्वनियां होती हैं, परतंत्र ध्वनियां होती हैं, परतंत्र ध्वनियां होती हैं। व्यंजन परतंत्र ध्वनियां होती हैं। परतंत्र ध्वनियों का मतलब हुआ कि वो अकेली उच्चारित नहीं होती, दूसरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अर्थात जब भी हम कोई व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्णों का उच्चारण उनके साथ आ जाता है, ए का उच्चारण उसके साथ आता है। दूसरी परिभाषा हम कहें कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में कोई बाधा, जिनके उच्चारण में कोई बाधा, रुकावट, जिनके उच्चारण में कोई बाधा, रुकावट या संघर्ष होता है, वे व्यंजन कहलाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा क्या बनी? कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। जब स्वतंत्र ध्वनियां पूछी जाती हैं तो अपना उत्तर होता है स्वर वर्ण। परतंत्र ध्वनियां पूछी जाती हैं तो अपना उत्तर होगा व्यंजन वर्ण। ये कहें कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं आती तो अपना उत्तर होगा स्वर, और बाधा, रुकावट या संघर्ष होता है तो ध्वनियां कहलाएंगी अपनी व्यंजन वर्ण। और यदि आ जाए कि संघर्ष नहीं होता, केवल नहीं शब्द जुड़ते ही अपनी परिभाषा बन जाएगी स्वर वर्णों की। अर्थात केवल एक ही शब्द से अपनी दोनों परिभाषाएं
प्रभावित हो जाती हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में बाधा आए या रुकावट आए या संघर्ष हो, वे कहलाएंगे व्यंजन वर्ण, और नहीं होता है तो कहलाएंगे अपने स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की जिस प्रकार से संख्या हमने 11 पढ़ी और उनका वर्गीकरण 5 प्रकार से पढ़ा, उसी तरह हम पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं। तो दूसरा प्रश्न बना अपना कि व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं कितने होंगे, तो अपना उत्तर होगा 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी, 33 होती है, और स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अपना उत्तर होगा 11। अब हम बात करें कि व्यंजन वर्ण, जो 33 व्यंजन वर्ण हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। व्यंजनों को कितने भागों में बांटते हैं, व्यंजन वर्णों को, व्यंजन वर्णों को 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। और ये 3 भाग कौन कौन से होंगे अपने, देखिए पहला होगा अपना स्पर्श वर्ण। ये अपने परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्पर्श वर्ण कुल कितने होते हैं, स्पर्श वर्ण कुल कितने होते हैं, या फिर 4 वर्ण दे दिए जाते हैं और उनमें पूछा जाता है कि इनमें से स्पर्श वर्ण नहीं है या इनमें से स्पर्श वर्ण बताइए। 2-2 के जोड़े दे देंगे और कहेंगे कि इनमें स्पर्श वर्णों का जोड़ा बताइए। तो सबसे पहले बात करें हम कि स्पर्श वर्णों की संख्या पूछी जाती है, तो अपना उत्तर रहेगा 25, यानी कि 25 वर्ण। क्या पूछेंगे, 25 वर्ण। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होगी, 25। महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम लगी थी, उसमें सीधा प्रश्न आया था कि स्पर्श वर्णों की कुल संख्या बताइए। कई बार पटवार, एसआई और पीटीटी, बीएसटीसी, बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न आ गया अपना कि स्पर्श वर्णों की संख्या बताइए, तो कुल कितनी होगी अपनी, 25। अब ये होते कौन से हैं, स्पर्श वर्ण होते कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं क वर्ग। क्या हो गया, क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे अपने, क, ख, ग, घ और अंग। क, ख, ग, घ और अंग। दोस्तों ये विशेष ध्यान रखना है हमें कि पंचम वर्ण के आगे बिंदु लगाया जाएगा। इस बिंदु को बोलते हैं डॉट या बिंदु कहें। इस पंचम वर्ण के यदि हम नीचे लगा देते हैं, पंचम वर्ण के नीचे लगाएंगे, तो ये पंचम वर्ण नहीं रहेगा, उसे हम कहेंगे उक्षिप्त वर्ण। जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे अभी, कि जब नीचे डॉट लगता है तो ये पंचम वर्ण नहीं मानकर इसे उक्षिप्त वर्ण कहा जाता है। फिर यदि हम बात करें कि ये जो डॉट, ये मैंने सिरोरेखा खींची, सिर बांधना जिसको हम कहते हैं, कि इस सिरोरेखा के डॉट की बात करूं मैं, कि ये डॉट यदि ऊपर लगा दिया जाता है तो इसे कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहेंगे इसे, अनुस्वार। यदि ये डॉट आगे लगता है तो ये पंचम वर्ण बनाएगा। क्या बनाएगा, पंचम वर्ण। क्या बनाएगा, पंचम वर्ण बना देता है। इसी डॉट को यदि नीचे लगा दें तो ये बनाएगा अपना उक्षिप्त वर्ण। क्या बना देगा, उक्षिप्त वर्ण। इसी डॉट को यदि हम पहले लगा देते हैं, इसी डॉट को पहले लगा देते हैं, तो यही डॉट अपना आगत वर्ण बना देता है। अब मैं एक बार आपको चारों पांचों के उदाहरण बताऊं कि जैसे हमने लगाया कंचन, तो ये अपने जो बिंदु लगाया इसको कहेंगे हम अनुस्वार। क्या नाम देंगे इसे, अनुस्वार नाम देंगे। इसी तरह हमने ये पंचम वर्ण के आगे लगाया तो ये कहलाएगा अपना पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। इसी तरह हम यदि नीचे लगा देते हैं
इसके नीचे लगाएंगे तो ये कहलाएगा उक्षिप्त वर्ण। क्या कहलाएगा? उक्षिप्त वर्ण। और यदि हम इसके पहले इसकी बात करूं मैं, तो इसको जब हम लगाते हैं, जैसे हम लगाते हैं क, हम लगाते हैं क, ज, फ, इनके पहले लगा दिया जाता है तो ये सारी ध्वनियां अपने विदेशी शब्दों का निर्माण करती हैं, अर्थात इनको हम आगत वर्ण कहते हैं। कौन से कहेंगे हम? आगत वर्ण। आगत वर्ण का मतलब हुआ कि ऐसे वर्ण जिनको हमने दूसरी भाषाओं से ग्रहण कर लिया है, जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, तो इनको कहेंगे हम आगत वर्ण। और इनको हम विदेशी वर्ण भी कह सकते हैं। इनको दूसरा नाम क्या देंगे हम? विदेशी वर्ण। अर्थात इस नुक्ता को हम अनुस्वार भी कहेंगे, इसे पंचम वर्ण भी कहेंगे, उसे उक्षिप्त वर्ण भी कहेंगे, और ये आगत वर्ण भी बना देता है। अर्थात दोस्तों, ये हमेशा पंचम वर्ण बनाने के लिए डॉट या नुक्ता हमेशा आगे लगाया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना कि जहां भी लगाया जाए उसी के अनुसार वर्ण की आकृति बन जाती है, वर्ण का आकार बन जाता है, और उसी के अनुसार हम वर्ण का उच्चारण करेंगे। अर्थात ये बनेगा अपने क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा वर्ग आएगा अपना च वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा बन जाएगा? च वर्ग। और च वर्ग में भी वही 5 वर्ण। च वर्ग में देखते हैं च, छ, ज, झ और ये। क्या बोलेंगे इसको? ये। फिर हम बोलेंगे ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अंग। दोस्तों, इन दोनों के नीचे नुक्ता नहीं लगाना है। नुक्ता लगते ही ये उक्षिप्त वर्ण बन जाएंगे, अर्थात हिंदी भाषा के वर्ण नहीं रहेंगे। फिर हम बात करें त वर्ग की। त वर्ग में आएगा अपना त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और मैं। कितने वर्ग हो गए अपने? 5। अब सुनो, प्रश्न देखो यहां से कितनी बार और किस किस तरीके से प्रश्न पूछा गया। मैंने अभी आपको प्रश्न बताया कि पहला प्रश्न पूछा गया कि स्पर्श वर्णों की कुल संख्या बतानी है। स्पर्श वर्ण कुल कितने होते हैं? तो इनकी संख्या कितनी होगी? 25। पहला उत्तर क्या है अपना? कि स्पर्श वर्णों की कुल संख्या 25 होती है। और एक बार नहीं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन कि स्पर्श वर्णों की संख्या बताइए। दूसरा प्रश्न, इससे पिछली सेकंड ग्रेड हिंदी भाषा में पूछा गया था कि स्पर्श वर्णों को, कौन से वर्णों को? स्पर्श वर्णों को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? स्पर्श वर्णों को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? अब हमें पूछे क्या हैं? वर्ग पूछे हैं। पूछे क्या हैं? वर्ग पूछे गए हैं कि स्पर्श वर्ण कुल कितने वर्गों में बट गए। तो वर्ग कितने बने? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी कि अपना उत्तर क्या बना? 5 वर्ग बने। क्या बन गए? 5 वर्ग बन गए। स्पर्श वर्ण कुल कितने वर्गों में विभाजित होंगे? तो अपना उत्तर क्या बन गया कि वर्ग कुल कितने हो जाएंगे इनके? 5। स्पर्श वर्ण कुल कितने होंगे? तो हो गए अपने 25। अगला प्रश्न सुनिए कि स्पर्श वर्णों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ग में कुल कितने वर्ण हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होंगे? 5। तो 5 वर्गों में
5-5 वर्ण होंगे तो कुल कितने वर्ण बन जाएंगे अपने? 25 वर्ण बनेंगे। और ये सारे क्वेश्चन अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि स्पर्श वर्ण कुल कितने होते हैं, तो उत्तर हो गया अपना 25। स्पर्श वर्णों को कुल कितने वर्गों में बांटेंगे तो इनके वर्ग बन जाते हैं 5, और प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने होते हैं तो अपना उत्तर बन जाएगा कि 5 वर्ण होते हैं। इनके बाद में बात करें हम, स्पर्श वर्णों के बाद में जो वर्ण आएंगे अर्थात दूसरा जो वर्गीकरण होगा उसको नाम देंगे हम अंतस्थ वर्ण। क्या कहेंगे? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, क्या नाम देंगे इनको? अंतस्थ वर्ण। अब यहां आप रीट से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, या वैसे तो सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न अपने पीटीटी बीएसटीसी में भी कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो पहला उत्तर निकलेगा अपना कि अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये र ल और व, ये र ल व। दूसरा ये व र और ल, ये र ल व और ये व र ल। दोस्तों बहुत बार ये पूछते हैं कि इनका सही क्रम किस विकल्प में है, सही क्रम पूछा गया हमें। तो देखो क्रम कौन सा सही है इनका, ये र ल व होते हैं या ये व र ल होता है, कौन सा क्रम सही होगा? तो ये क्रम दोनों ही सही हैं, क्रम दोनों ही सही हैं, लेकिन ये अपना जो क्रम होगा, पहले वाला जो क्रम है वो हिंदी भाषा का है। हिंदी भाषा के पेपर में पूछा जाए कि अंतस्थ वर्णों का सही क्रम बताइए, तो अपना क्रम होगा ये र ल व, यानी कि लव बाद में आएगा, लव बाद में आया। और यदि संस्कृत भाषा के पेपर में पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्णों का सही क्रम बताएं, अंतस्थ वर्णों का सही क्रम बताएं, तो संस्कृत भाषा में ये र ये व र ल होता है। अर्थात ये दोनों क्रम अपने को विशेष ध्यान में रखने हैं। रीट के विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें कि रीट में बहुत से छात्र हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज रखते हैं। यदि संस्कृत वाले पेपर में आए कि अंतस्थ वर्णों का क्रम बताना है तो अपना उत्तर होगा ये, और यदि हिंदी भाषा के पेपर में पूछा जाता है कि अपना क्रम बताएं अंतस्थ वर्णों का, तो उत्तर होगा ये रे ल व। फिर हम बात करें तीसरा वर्गीकरण ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण? ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्णों की संख्या भी कितनी होगी? 4। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। उनका क्रम क्या रहेगा? उनका क्रम रहेगा स, श, स और है। अर्थात इनका यही क्रम हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में एक ही क्रम है। केवल इनका हमें संख्या याद रखनी है कि ऊष्म ध्वनियां कौन सी हैं, तो अपना उत्तर हो जाएगा स, श है। अर्थात तीनों का उच्चारण स्थान अलग है, अर्थात इनकी संख्या होगी अपनी 4। अब हम बात करें कि हमने लिखे कि व्यंजन वर्ण जो हैं वो कुल मिलाकर कितने हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या देखें हम, तो व्यंजन वर्णों की संख्या भी हमने क्या लिखी? 33। अब हम बात करें व्यंजन वर्णों की 33 संख्या में कैसे कैसे बन गए, तो हम बात करें कि स्पर्श वर्ण हो गए 25, स्पर्श कितने हुए? 25। इनके बाद में अंतस्थ कितने आ गए अपने पास? अंतस्थ आए 4, और ऊष्म वर्ण भी कितने हो गए? 4। अर्थात इन सभी को जोड़ने पर अपनी संख्या बन जाती है 33। 25 और 4 29, 29 और 4 33। अर्थात व्यंजन वर्ण जो हैं उनका प्रारंभ होता है क वर्णों से लेकर स है तक।
अर्थात कैसे लेकर है तक के जो वर्ण हैं उनको हम कहेंगे व्यंजन वर्ण। इन है के बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं, है के बाद में हम पढ़ते हैं, उनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। और संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या एनसीईआरटी ने 4 मानी है। एनसीईआरटी ने 4 मानी है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया कि संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए, उत्तर कितना रहेगा अपना 4। अब ये कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण? संयुक्त व्यंजन वर्ण होंगे, एक तो होगा क्षय, त्रय, जें और श्रेय। क्षय, त्रय, जें और श्रेय। तो कुल वर्ण कितने हो गए अपने? 4। संयुक्त व्यंजन, बात किसकी कर रहा हूं मैं? संयुक्त व्यंजन। पहले बिंदु में पढ़ा था हमने संयुक्त स्वर वर्ण। संयुक्त स्वर वर्ण पूछे तो अपने आएंगे अ, आई, औ, औ। अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त व्यंजन वर्णों की। तो संयुक्त व्यंजन वर्णों में इनका योग कैसे हुआ? अर्थात संयुक्त व्यंजन वर्ण वो कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण वो कहलाते हैं जिनका योग व्यंजनों के साथ साथ एक से अधिक व्यंजनों से हुआ। अर्थात अक्षर वर्ण का वर्गीकरण देखें हम तो अक्षर वर्ण में क और स का उच्चारण करते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण होता है क से, क्षय, क से, क्षय। फिर हम त्रय का वर्ग तोड़ेंगे तो तय प्लस रे, त्रय, तय प्लस रे क्या बन जाएगा? त्रय। ये अपनी परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछा जाता है। ये परीक्षाओं की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि जे वर्ण का योग किन वर्णों से बना है? तो जय और ये, जय और ये। दोस्तों इसका हम उच्चारण करते हैं गे, इसका हम उच्चारण क्या करते हैं? जैसे इसका उच्चारण किया हमने ज्ञान, हमने उच्चारण किया विज्ञान। लेकिन दोस्तों इसका सही उच्चारण ज्ञान और विज्ञान नहीं होता है, इनका सही उच्चारण होगा ज्ञान और इसका उच्चारण सही होगा विज्ञान। इसका सही उच्चारण क्या होगा? ज्ञान और विज्ञान। क्योंकि आप जे वर्ण को जब उच्चारण करें, योग देखते हैं तो जय और ये के योग से बना है, जय और ये के योग से बना, जिसको बोलेंगे जय ये, जे, जे। तो इसको भी क्या बोलेंगे? ज्ञान। और इसको क्या बोलेंगे? विज्ञान। अर्थात अपना ये परीक्षाओं की दृष्टि से सर्वाधिक पूछा जाता है कि जे वर्ण का योग किन वर्णों से हुआ है? तो जय प्लस ये के योग से जय वर्ण का योग हुआ है। फिर हम बात करते हैं श्रेय, जैसे हम लिखते हैं श्रमिक, तो इसका उच्चारण योग हुआ स धन रे के योग से, स धन रे। स और रे को साथ बोलेंगे तो अपना उच्चारण होगा श्रेय। स और रे को साथ बोलेंगे तो क्या उच्चारण बन जाएगा? श्रेय का उच्चारण होता है। फिर एक बार देखते हैं हम कि संयुक्त व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अपना उत्तर रहेगा कि संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होंगे? तो क्षय, त्रय, जें और श्रेय। क्षय वर्ण किसके योग से बना? क और स के योग से बना क्षय वर्ण। त्रय किसके योग से बना? तय और रे के योग से बना त्रय। जें किसके योग से बना? जय और ये के योग से। और श्रेय किससे बना? स और रे के योग से बना अपना श्रवण। फिर हम बात करें कि हम कई बार देखते हैं कि एक शब्द लिखता हूं मैं, शब्द शुद्धि के अनुसार भी देखा जाता है। हमने शब्द लिखा श्रृंगार, शब्द लिखा श्रृंगार। अब इन दोनों में पहली बात तो ये हुई कि शब्द शुद्धि के अनुसार कौन सा वर्ण सही है, कौन सा वर्ण या कौन सा शब्द सही है। फिर इसी पे आधारित मैं एक प्रश्न बनाऊं कि यदि आप, प्रश्न सुनो, कि यदि आप
यदि आप स में ऋषि स में री का योग करें, री का योग करें, स में री का योग करें तो वर्ण की क्या आकृति होगी, वर्ण की क्या आकृति होगी, या वर्ण का कौन सा स्वरूप होगा, वर्ण का कौन सा स्वरूप होगा। और विकल्प आए हमारे सामने, विकल्प क्या है, विकल्प दे दें आपको कि ए में दिया स में री का योग करेंगे, स में री का योग करेंगे तो विकल्प हुआ अपना श्री। फिर बी में देखें श्री, सी में योग देखें श्री, और डी में कहें सभी या कोई नहीं। अब हमें विकल्प ढूंढना है कि स में री का योग करेंगे तो वर्ण की कौन सी आकृति या कौन सा स्वरूप बनेगा, कौन सी आकृति या कौन सा स्वरूप बनता है। तो देखो अभी हमने कहा, अभी हमने देखा है कि स में र जोड़ने पर, स में र जोड़ने पर बनता है श्रेय। दोस्तों इधर ध्यान दो आप कि ये जो हमने नीचे लगाया ये लगा दिया रे, ये नीचे वाला क्या लगाया हमने रे। जैसे हम लिखते हैं प्रकाश तो ये नीचे जो लगा वो रे की मात्रा है, रे वर्ण है। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने लिखा ये लिखा हमने से। बहुत बार आपने लिखा हुआ देखा होगा किताबों में विश्वास, विश्वास अर्थात ये आकृति स की आकृति है, ये आकृति किसकी है, स की आकृति, और ये लगा दिया हमने रे तो ये बन गया अपना श्रेय वर्ण। अर्थात ये अपना स की आकृति है, ये कौन सी आकृति बनी, स की आकृति बन गई। तो हम बात करें कि ये स में र जोड़ने पर बन गया श्रेय। अब हमें इसी स में री जोड़ना है, रे की जगह क्या जोड़ना है, रे की जगह जोड़ना, हमें री वर्ण जोड़ना है। तो सबसे पहले स की आकृति बना दो, स की आकृति बनाई हमने। अब हमें इसके साथ में क्या लगाना, री वर्ण लगाना है। तो हमें लगाना ये री की मात्रा, ये क्या लग गई, री की मात्रा। ये जो लगाते हम, ये ऐसे जो लगाएंगे ये बनेगा अपना रे, क्या बनेगा रे, और ये नीचे जो गुंडी लगाएंगे ये बनेगा ऋषि वाला री। अर्थात ये व्यंजन वर्ण है, ये क्या है व्यंजन वर्ण, और ये कहलाएगा अपना स्वर वर्ण, ये कहलाएगा अपना स्वर वर्ण। अर्थात आकृति कौन सी बनेगी, अपनी री की आकृति बनेगी। तो री की आकृति देखिए कौन सी विकल्प में है, अर्थात अपना उत्तर क्या हो जाएगा बी। ये इसको यदि हम विभाजन करें तो ये बनेगा अपना स प्लस रे प्लस री, क्या बनेगा ये स में रे लगा हुआ और रे के नीचे क्या लगा हुई, री लगी हुई। अर्थात इसका उच्चारण करेंगे हम श्रेरी, श्रेरी स रे री, तो क्या बोलेंगे इसको श्रेरी, इसको बोलेंगे श्री, और इसका उच्चारण विभाजन करेंगे तो ये भी बनेगा स रे और बड़ी ई, क्या बनेगा स रे और बड़ी। अर्थात हमें जोड़ना क्या था, स में क्या जोड़ना था, हमें री जोड़ना था, स में क्या जोड़ना था, री जोड़ना था। अर्थात वो क्या बनेगा श्री। अब मैंने जो दो शब्द दिया आपको श्रृंगार और श्रृंगार, बहुत बार अपनी परीक्षाओं में शब्द शुद्धि वाले पार्ट में हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका, हिंदुस्तान की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि श्रृंगार शब्द को कैसे लिखेंगे हम। बहुत जगह हम पढ़ते हैं, जब हम मार्केट में निकलते हैं, बाजार में जाते हैं, श्रृंगार स्टोर लिखा होता है हर जगह, जो सामानों की दुकान है उनमें लिखा होता है श्रृंगार स्टोर। अर्थात ये शब्द बिल्कुल गलत है। अर्थात श्रृंगार कैसे लिखेंगे हम, श्रृंगार, क्या बोलेंगे इसको श्रृंगार।
और इसको क्या बोलेंगे हम? सैररी, फिर अनुस्वार बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम श्रृंगार। इसका उच्चारण क्या करेंगे? श्रृंगार। अर्थात ये शब्द बिल्कुल भी सही नहीं है। सही शब्द कौन सा होगा? अपना श्रृंगार। और जो किसके योग से बना है? स में सीधे ही हम री का योग करेंगे तो बनेगा श्री, और इसी से शब्द बन गया श्रृंगार। इसी तरह एक शब्द इसी से मिलता जुलता और है, जैसे हम लिखते हैं श्रृंखला, श्रृंखला, और इसको बोलेंगे हम श्रृंखला। तो कौन सा शब्द सही बनेगा? दोनों को उच्चारण करके देखिए। अब आप इसको बोलेंगे हम श्रृंखला। क्या बोलेंगे? श्रृंखला। और इसको क्या बोलेंगे? श्रृंखला। अर्थात ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल गलत है और ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है, जो अपनी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि श्रृंगार और श्रृंखला शब्द में कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है। अब हम आगे बात करें कि हमने व्यंजनों से स्टार्ट किया था कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या होगी, व्यंजन किसे कहेंगे हम। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें परिभाषा की कि व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती। कैसी ध्वनियां होती हैं? परतंत्र ध्वनियां होती हैं, जो दूसरों के सहयोग से उच्चारित होते हैं। अर्थात ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में कोई बाधा आए, रुकावट आए या संघर्ष आए, वो कहलाती हैं व्यंजन ध्वनियां। फिर व्यंजन ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं? तो अपना उत्तर होगा 33। अब हम बात करें कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी होगी? 33। अब हम बात करें कि इनको हमने 3 भागों में बांटा। हमने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांट दिया। और 3 भागों में कौन कौन से थे अपने? पहले थी स्पर्श ध्वनियां जिनमें कुल संख्या थी 25, कैसे लेकर मैं तक। वर्ग कितने हो गए? 5। एक वर्ग में कुल कितने वर्ण हुए? 5। तो पांचों वर्गों में कुल संख्या कितनी बन गई? 25। फिर हमने दूसरा पढ़ा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी थी? 4, जिसमें हिंदी और संस्कृत का क्रम अलग अलग है। फिर हमने पढ़े ऊष्म वर्ण, उनकी संख्या भी 4। और उसके बाद में पढ़े हमने संयुक्त व्यंजन वर्ण, जिनकी संख्या भी कितनी है? 4। और संयुक्त व्यंजन वर्णों का विशेषकर हमें विभाजन याद रखना है, और वो भी जे वर्ण का विभाजन विशेष याद रखना है, जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जय भारत ऑनलाइन क्लासेज। अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जय भारत ऑनलाइन क्लासेज। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।